हेलो नमस्कार, मैं कपिल शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी नेट अचीवर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा विषय है एक साहित्य की डायरी का जन्म माधव मुक्तिबोध की है। इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण कथन है वो पढ़ेंगे। क्या है तीसरा क्षण, मनुष्य का व्यक्तित्व एक गहरा रहस्य है। दूसरा क्या कहता है, तथ्य का अनादर करना, छिपाना, उससे परहेज करके दिमाग की तलघर में डाल देना न केवल गलत है वरन उससे कई मानसिक उलझनें उत्पन्न होती हैं। नंबर 3 क्या कहता है, मुझे लगता है कि मन एक रहस्यमय लोक है, उसमें अंधेरा है, अंधेरे में सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां गीली हैं, सबसे निचली सीढ़ी पानी में डूबी हुई है, वहाँ अथाह काला जल है, उस अथाह जल से स्वयं को भी डर लगता है। इस अथाह काले जल में कोई बैठा है, शायद मैं ही हूँ। इसके महत्वपूर्ण क्या है कथन है। एक साहित्य डायरी में आगे क्या कहता है, गांधीवाद ने बहुक्रम की प्रवृत्ति पर कुछ इस ढंग से जोर दिया है कि 6% बौद्धिक प्रवृत्ति दबा दी गई है। असल में गांधीवादी प्रवृत्ति पर्सन इस ढंग से जोर दिया है कि 6% बौद्धिक प्रवृत्ति दबा दी गई। असल में यह गांधीवादी प्रवृत्ति पर्सन विश्लेषण और निष्कर्ष की बौद्धिक क्रियाओं का अनादर करती है। किसी वस्तु या दृश्य या भाव किसी मनुष्य जब एकाकार हो जाता है तब सौंदर्य बोध होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, वस्तु का उसका दर्शन, इन दो पृथक तत्वों का भेद मिटाकर जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से तादात्म्य प्राप्त कर लेता है तब सौंदर्य भावना उद्बुद्ध होती है। सारे दर्शन का मूल आधार सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप की कल्पना है। समय पक्ष और वस्तु पक्ष की परिकल्पनाएं उन दो पक्षों के परस्पर संबंध की कल्पना के आधार पर ही दर्शन खड़ा होता है। ये कौन कह रहा है, मुक्तिबोध कह रहा है। हिंदी में मन में बाह्य वस्तु को ही वस्तु समझा जाता है। तुम एक लेखक की हैसियत से बोल रहे हो इसलिए ऐसा करते हो, किंतु सभी लोग लेखक नहीं है। दर्शक है, कोई पाठक है तो कोई श्रोता है। वे हैं इसलिए तुम भी है, नहीं कि तुम हो इसलिए वे हैं। वे तुम्हारे लिए नहीं है, तुम उनके संबंध से हो। पाठक या श्रोता तादात्म्य या तन्मयता से बात शुरू करे तो वह तुम्हें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि साहित्यिक संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाए। जिस प्रकार विज्ञान में इंडेक्स से डिडक्टेशन पर आया जाता है, तथ्यों के संग्रह से उनके विश्लेषण द्वारा उनके सामान्यीकरण से अनुमान और निष्कर्ष निकालते हैं, उसी प्रकार साहित्य में इंडेक्शन से डिडक्शन पर क्यों न आया जाए, ये मुक्तिबोध स्वयं से पूछता है। इंडक्शन का क्षेत्र केवल हिंदी साहित्य तक ही सीमित क्यों हो रही। उपन्यास क्या है, यह पढ़ते समय हम विश्व के प्रमुख उपन्यासों के उपरांत थी ये ठहराई कि उपन्यास किसे कहते हैं, उसका शिल्प क्या है अथवा उसके प्रधान अंग क्या होते हैं। इस प्रकार साहित्य में सौंदर्य किसे कहते हैं, इस प्रश्न के उहापोह का क्षेत्र केवल हिंदी की आत्मप्रा कविताएं और हिंदी साहित्य तक सीमित न रखी जाए, उनका विकास है वो आगे किया जाए। केवल तटस्थ व्यक्ति ही तदाकार हो सकता है, ये कौन कहता है, मुक्तिबोध कहता है। संकट काल में मेहमान दुश्मन होता है। मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण बात यह है कि कला के 3 क्षण होते हैं। यदि उनमें जरा भी सी भी भीतरी कमजोरी रही तो चाहे वह बौद्धिक आकलन की कमजोरी हो या संवेदन क्षमता की हो, कीर्ति पर उसका तुरंत प्रभाव है वो होता है। अब क्या कहता है, कला का पहला क्षण है जीवन का उत्कट दिव्य अनुभव क्षण। दूसरा क्षण क्या है, इस अनुभव का अपने कसकते दुखते हुए मूल से पृथक हो जाना और एक फैंटेसी का रूप धारण कर लेना, मानव फैंटेसी अपनी आंखों के सामने ही खड़ी हो। तीसरा और अंतिम क्षण क्या होता है, इस फैंटेसी के शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया का आरंभ, उस प्रक्रिया की परिपूर्णावस्था तक ही गति मानता। ये इसके महत्वपूर्ण कथन है। इसमें आगे कड़ी में क्या कहता है, फैंटेसी को शब्दबद्ध करने की प्रक्रिया के दौरान जो जो सर्जन होता है, जिसके कारण कृति कर्म से विकसित होती जाती है, वही कला का तीसरा और अंतिम क्षण होता है।
सौंदर्य प्रतीति का संबंध सर्जन प्रक्रिया से है। सर्जन प्रक्रिया से हटकर सौंदर्य प्रतीति असंभव हो जाती है। प्राकृतिक सौंदर्य या नारी सौंदर्य का अवलोकन व्यक्तिगत होने से ही सही अर्थों में सौंदर्य अनुभव नहीं कहा जा सकता। कवि शब्दों के अर्थ परंपरा से प्रारंभ होकर भाषा की सफाई चमक के निर्वाह के लिए प्रकृतिकरण के हेतु आदरभाव तत्वों को ही काट देते हैं। अर्थ संबंधन के पीछे सार्वजनिक सामाजिक अनुभवों की परंपरा होती है। कवि की यह फैंटेसी भाषा को समृद्ध बनाती है। इसमें नए अर्थ अनुसंग भर देती है, शब्द को नई चित्र प्रदान करती है। इस प्रकार कवि भाषा का निर्माण करता है। जो कवि भाषा का निर्माण करता है वह विकास करता है और वह निसंदेह क्या होता है, महान कवि होता है। इसके एक हिस्से के महत्वपूर्ण कथन हमने पढ़ लिए हैं। इसका अगला कथन, अगला हिस्सा कौन सा है? एक लंबी कविता का अंत। इसके हम महत्वपूर्ण कथन है वो विस्तार से करेंगे। एक लंबी कविता का अंत, इसमें क्या कहता है? यथार्थ के तत्व परस्पर गुंफित होते हैं, साथ ही पूरा यथार्थ गतिशील होता है। अभिव्यक्ति का विषय बनकर जो यथार्थ प्रस्तुत होता है वह ऐसा ही गतिशील है और उसके तत्व भी परस्पर गुंफित है। और यही कारण है कि मैं छोटी कविताएं लिख नहीं पाता। जो छोटी होती है वह वस्तु छोटी न होकर अधूरी होती है, क्योंकि अनास्था का जन्म आस्था से ही होता है। फर्क यह है कि आज के पहले दर्शकों के सामने रंगमंच पर आस्था नाटक खेला करती थी और अनास्था नेपथ्य में सूत्र संचालन करती थी। तो आजकल रंगमंच पर अनास्था नाटक करती है और आस्था नेपथ्य में बैठकर सूत्र संचालन है वो करती है। जो व्यक्ति पटेहल फटीचर है उसे मान्यता देने में कोई तैयार नहीं, चाहे वह कितना ही नैतिक क्यों ना हो। हमारे बहुत से कवि कथाकार हमारे डर के उस बादशाह को नहीं लिखते, उस सच्चाई को नहीं लिखते जिसे वे भोग रहे हैं, क्योंकि ये वास्तव में इतना अधिक जानते हैं कि अति परिचय के कारण भी उस वास्तव से उड़ते रहना चाहते हैं। समझदारी का यह तकाजा है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं उससे हम समझौता करें। भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता है। उस तरफ रख देही को नैतिक रूप से मर्तवर्त हो गए हैं। मैं एक समाजवादी हूँ, इसलिए नहीं कि वह एक सर्वगुण संपन्न संपूर्ण व्यवस्था है, बल्कि इसलिए कि रोटी के अभाव की अपेक्षा आधी रोटी बेहतर होती है। उन व्यवस्थाओं की परीक्षा की जा चुकी है जिसमें अभाव पाए जाते हैं। अब इस व्यवस्थाओं की भी परीक्षा कर ली जाए। अगर किसी बात के लिए नहीं तो केवल नवीनता के लिए ही क्यों न सही। किसने कहा है? रूसी क्रांतिकारी से पहले स्वामी विवेकानंद जी ने ये कथन कहा था। कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान यह जानता है कि एक स्थान पर एकत्र असंगठित जनता भीड़ नहीं है, क्योंकि वह संगठित है। जहाँ संगठन है वहाँ एक प्रेरणा और एक उद्देश्य भी है। जहाँ एक प्रेरणा और उद्देश्य है वहाँ एक सफित और सक्रिय चेतना है। जब तक समाज पर धन का प्रशासन रहेगा तब तक चारित्रिक संकट अधिक से अधिक असंतोष अव्यवस्था उत्पन्न करने के अतिरिक्त मानव मूल्यों की हानि के साथ ही लाभ लोग से प्रेरित समझदारी को प्रधानता देता जाएगा। आदमी ज़्यादा से ज़्यादा तुच्छ और अच्छा होता चला जाएगा। कविता कोई निबंध तो है नहीं कि जिसमें लोगों को आज के हालात में जानकारी मिले। वह एक नाटक न है, वह कोई नाटक है जिसमें पात्र प्रस्तुत होकर मूर्त रूप से जीवन यथार्थ उपस्थित करते हैं। कविता एक संगीत को छोड़ अन्य सब कलाओं से अधिक अमूर्त है, जहाँ जीवन यथार्थ केवल भाव बनकर प्रस्तुत होता है या बिंब बनकर या विचार बनकर। कविता के भीतर भी सारी नाटकीयता वस्तुतः भावों की गतिमयता है। उसी प्रकार कविता के भीतर कथा तत्व भी भाव का इतिहास है। अगला देह डबरे पर सूरज का बिंब। एक सच्चा लेखक जानता है कि वह कहाँ कमजोर है, उसने कहाँ सच्चाई से जी चुराया है, कि उसने कहाँ लिपापोती कर डाली है, कि उसने कहाँ उलझा चढ़ा दिया है, कि उसे वस्तुतः कहना क्या था और कह क्या गया है। उसकी अभिव्यक्ति कहाँ ठीक नहीं है, वह इसे बखूबी जानता है, क्योंकि वह लेखक है, सचेत है। सच्चा लेखक अपने खुद का दुश्मन स्वयं होता है। आलोचक साहित्य का दरोगा है। हर जमाने में गरीबों की काम मुश्किल रही है। हर जमाने में एक श्रेणी का दिल नहीं खुला है।
बहुत विशाल श्रेणी भारतीय जनता का मेहनत कश का। वह आगे कहता है, पिछला कौन सा ऐसा युग था जिसमें कुंठा न हरी हो। और फिर कुंठा का मतलब क्या है, उसने समझाते हुए कहा, कुंठा का आधिपत्य तो तब समझना चाहिए जब कुंठा के बुनियादी कारणों को दूर करने की बेसब्री और विक्षोभ न हो। हाँ, कुंठा का गर्व फ्राइडवाद और मार्क्सवाद की संकर संतान है। आजकल सच्चाई का सबसे बड़ा दुश्मन असत्य नहीं, स्वयं सच्चाई ही है, क्योंकि वह ऐंठती नहीं, सज्जनता को साथ लेकर चलती है। आजकल के ज़माने में वह आउट ऑफ डेट है। अगला अध्याय है हाशिए पर कुछ नोट्स। इसके महत्वपूर्ण कथन क्या कहते हैं? पसंदगी को मैं कसौटी नहीं मानता। आलोचना हमेशा तटस्थ और निष्पक्ष नहीं हुआ करती। वह बेहुदा दृष्टि की बजाय मात्रा एक भावावेग होती है। अंधी श्रद्धा से अंधी आलोचना एक भयंकर चीज है। आलोचना का संबंध बुद्धि से और श्रद्धा का हृदय से होता है। मार्क्सवाद पर लोगों की श्रद्धा हृदय से नहीं बुद्धि से उत्पन्न है, वो हुई है। मानव यथार्थ का ताना बाना बहुत गहरा और सूक्ष्म होता है। आलोचना कार्य वस्तुतः सिद्धांतों के प्रकाश के अलावा एक सूक्ष्म कौशल भी है। अगला अध्याय है सड़क को लेकर एक बातचीत। इसमें क्या कहता है, जो व्यक्ति साहित्यिक दुनिया से जितना दूर रहेगा उसमें अच्छा साहित्यिक बनने की संभावना उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। साहित्य के लिए साहित्य से निर्वासन आवश्यक है। नई कविता आधुनिक भावबोध पर चलती है। काव्य सत्य भावना प्रस्तुत है, परंतु उस काव्य सत्य के नैतिक उत्तरदायित्व है। हम उसे केवल काव्य सत्य कह नहीं कर टाल नहीं सकते, वह सत्य हमारे व्यक्तित्व से कुछ मांग करता है। अगला अध्याय है एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह। व्यक्ति निर्माण में चेतना मन का रोल बहुत ही कम होता है। उसमें हम कम रोल संकल्प शक्ति का, दोनों के रोल निसंदेह कम होते हैं, लेकिन होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। इतने महत्वपूर्ण कि उन्हीं के कारण मनुष्य मनुष्य है। साहित्य पर आवश्यकता से अधिक भरोसा रखना क्या है? मूर्खता है। कौन कहता है? मुक्तिबोध कहता है। अगला अध्याय है नए की जन्म कुंडली एक। मैं परिवर्तन के परिणामों को देखने का आदी था, परिवर्तन की प्रक्रिया को नहीं। सामाजिक सुधार का कार्य केवल अप्रत्यक्ष प्रभावों को सौंप देने के कारण ही साहित्य में क्या हुई है? गड़बड़ है, वो हुई है। नए की जन्म कुंडली दो। भारतीय जीवन के भीतरी गति का आपके साहित्य पे प्रतिबिंब हो या न हो, उसकी तलाश हो या न हो, वह गति अपने कन्नी काट कर निकल जाएगी। साहित्य में संघर्ष अधूरा रह जाएगा, क्योंकि वह जीवन में अधूरा रहा है। वीरकर साहित्य में तत्व कम है, वारण यह है कि जीवन बहुत अधिक है। वह जीवन जो जिया या भोगा जाता है उसमें इतने अधिक तत्व हैं, सुबह से लेकर शाम तक मन में पर उन तत्वों को इतना अधिक संवेदनात्मक प्रहार होता रहता है कि उत्तेजित हो होकर मस्तिष्क की रगे मस्तिष्क के तंतु अपने आराम के लिए उन तत्वों को टाल देते हैं। लेखक अपने हृदय मन को बधिर करने के लिए अपने मन में किसी शून्यता का निर्माण कर लेता है और वह स्वयं भी उस पर खो जाता है। एक व्यक्ति भावना का, एक जिंदगी का, अपने जीवन का दृश्य देखता है कि वह कितनी जुठाई में जी रहा है, वह न केवल एक झूठ निर्माण कर रहा है। विशिष्ट और अद्वितीय। हमारे अधिकांश कवि अद्वितीय हैं, वे स्वयं इस अद्वितीयता की रक्षा करते हैं। भावात्मकता का कारण केवल लेखक की विवाहहीन संतानहीन स्थिति में नहीं खोजा जा सकता, वे फल्य के तरह तरह के होते हैं। ये इसके महत्वपूर्ण कथन है। अगला अध्याय है कटुयान और काव्य सत्य। पढ़ी लिखी स्त्री आवश्यकता से अधिक शिक्षा प्राप्त, लेकिन उसमें दम नहीं, उसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है। काव्य में हमेशा अनिवार्य रूप से जीवन के मूल्य आदर्श प्रकट नहीं होते, मात्र भाव प्रकट होते हैं। मन वचन कर्म के सामंजस्य भारतीय साहित्य परंपरा का वह विरुद्ध जाता है। साहित्य को हमें विविध पक्षीय दृष्टि से देखना आवश्यक है। वस्तुतः साहित्य की कसौटी एक नहीं अनेक है और अनेकों अभेद इकाई है। इसलिए केवल वह यह कह देना कि साहित्य में प्रकट जीवन मूल्यों अपने साहित्यिक गुणों की कसौटी नहीं, मात्र एक अस्थायी कार्यकारी मान्यता के रूप में ही ग्रहण करना चाहिए। ज्ञान शक्ति की सीमाओं का गहरे से गहरा ज्ञान होना चाहिए।
जिससे कि गलतियाँ टाल सके, अपने कार्यों को अधिक फलप्रद बना सके। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी। एक जिंदगी एक महाविद्यालय विश्वविद्यालय नहीं है, वह एक प्राइवेट स्कूल है जहाँ टाट पट्टी पर बैठना पड़ता है। लेखक कार्य के आत्मपरक पक्ष को महत्व देकर वस्तुपरक पक्ष की अपेक्षा की जाती है। चित्रण करते समय आत्मपरक पक्ष को प्रधानता दी जाती है, वस्तुपरक पक्ष की नहीं। मध्यकालीन भारतीय काव्य में कुछ महत्वपूर्ण अपवादों को छोड़ प्रधान प्रवृत्ति वस्तु पक्ष के वर्णन की ओर अधिक रही। इस प्रवृत्ति में ने आत्म पक्ष के गुण दिए स्थान दिया। नए छायावादी युग ने आत्म पक्ष को ही प्रधान स्थान दिया, वस्तु पक्ष को क्या माना, गुण माना। यदि हिंदी की नई कविता को साहित्य के इतिहास में यूं कहिए कि संस्कृति के इतिहास में कोई महत्वपूर्ण पार्ट अदा करना है तो उसमें काव्य की प्रकृति तथा शिल्प को आत्म पक्ष का समन्वय उपस्थित करना होगा। ज्ञान और बोध के आधार पर ही भावना की इमारत है वो खड़ी होती है। अगला अध्याय है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2। फ्रॉड भी एक कला है, ललित कला, फ्रॉड ने कहा है। कला के क्षेत्र में व्यक्तिगत ईमानदारी स्वयं सिद्ध नहीं वरन प्रयत्न साध्य होती है। कवि का यह धर्म है कि उसके दिल में जो नकारशील खटके हैं, जो अंतर्निषिद्धों, उन्हें विवेक संगत बनाए जाए। केवल विशेषता अभिरुचि वशीभूत होकर का विकास न किया जाए। ध्यान रहे कि अंतर्निषेध लेखक स्वयं अपने लेखक कार्य के दौरान ही विकसित करता है। उनका विकास किस प्रकार होता है ये विषय ही अलग है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतर्निषेधों का विवेक संगत विकास हो। व्यक्तिगत ईमानदारी का यह बहुत बड़ा तकाजा है। यदि काव्य के वस्तु तत्व की प्रकृति, कवि की प्रकृति दोनों समाहार करने वाली कवि दृष्टि है, ऐसी है जो जीवन के लिए उस कवि दृष्टि का महत्व अत्यंत क्या है, सीमित है। उस काव्य को हम भले ही सुंदर कह ले, वह हमारी दृष्टि में विशेष प्रभाव नहीं डाल सकती, अर्थात वह हमारे जीवन विवेक को से विकसित और पुष्ट नहीं कर सकता। और ध्यान रखिए कि कवि दृष्टि के रूप में ही ले रहा हूँ। ये मुक्तिबोध ने स्वयं की एक साहित्यिक डायरी के कुछ अंश आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। इसके महत्वपूर्ण कथन थे जो कि महत्वपूर्ण दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है प्रेक्षक की नजरिए से।